हाइट 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 देख के बताओगे। हाइट बोल रहा हूँ, हाइट बोल रहा हूँ। अच्छा हाइट में मतलब हाइट पूछ रहा हूँ, हाइट पूछ रहा हूँ बेटा। VCM स्क्वायर बाई जी कर देंगे इसमें। क्या कर देंगे इसमें? VCM स्क्वायर बाई जी। VCM स्क्वायर बाई जी कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये? कितना हाइट राइज करेगा? कितना हाइट? और इसके लिए बताओगे नीचे वाला क्या लिखा हुआ? वेलोसिटी के लिए क्या क्या मैं तो इसमें रेक्टिफिकेशन लाना पड़ेगा। एक तो रूट चढ़ाना पड़ेगा और क्या लाना पड़ेगा हमें? तो ऐसा करना पड़ेगा, ये सभी में क्या डालना पड़ेगा? रूट और डेट विल बी। ये और किसके लिए लागू होता है? तो डेट विल सॉलिड सिलेंडर और किसके लिए? हॉलो सिलेंडर के लिए। इसके अलावा हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? कितना रेशियो बता दोगे? ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का रेशियो बता दोगे? रोलिंग में ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का रेशियो बता दोगे? R स्क्वायर बटे देख के बताएंगे क्या लिखा हुआ। देख के बताएंगे, तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा लिखा है, क्या बात कर रहे हो? ये रोटेशन है या ट्रांसलेशन है? ये बोलेंगे ट्रांसलेशन कितना होता है? VCM स्क्वायर होता है। और नीचे वाली रोटेशन कितनी होती है? ट्रांसलेशन MVCM स्क्वायर बाई 2 लिखोगे और रोटेशन कितना लिखोगे? MVCM स्क्वायर बाई 2 K स्क्वायर बटे R स्क्वायर। वो MVCM स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा? R स्क्वायर बाई K स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? R स्क्वायर बटे K स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा लोगों को? जल्दी जल्दी बता देंगे, इसका वैल्यू बता देंगे आप। ये रिंग के लिए कितना वैल्यू आ जाएगा? रिंग के लिए 1, डिस्क के लिए 2 हो जाएगा, और हॉलो स्फीयर के लिए 3/2, और सॉलिड स्फीयर के लिए बता देंगे। इसके बारे में बताएंगे आप। टोटल ट्रांसलेशन का एंटे कर दीजिए, लाइक टोटल का कितना फ्रैक्शन होता है? R स्क्वायर बाई और अगर ऐसा लिख दें तो क्या बन जाएगा? तो डाट लो K स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। बता देंगे वैल्यू। ये वैल्यू जो है रोटेशन वाली वैल्यू, रोटेशन जो है टोटल का कितना फ्रैक्शन होता है इन सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर के लिए पूछ लिया जाए, सॉलिड स्फीयर, यस यस, परसेंटेज में ना, फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ। फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन होगा? 2/2 समझ आ गया होगा लोगों को? रोटेशन वाली कितनी होती है? वैसे रोटेशन वाली सिर्फ बोला जाता है 5/7। रोटेशनल वाला फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, सिर्फ रोटेशन वाली बात पूछी जा रही है। तो 2/5 MVCM स्क्वायर, और टोटल वाली 7/10। ये सही लिखा हो गलत लिखा हो? देख लें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्योर, लेकर रोलिंग में रोटेशनल पार्ट कितना लिखाया गया? 2/7 लिखाया गया।
लाइक रोटेशन वाले के लिए क्या एक्सप्रेशन बताया गया, एम बी सी एम स्क्वायर बाई टू, एम बी सी एम स्क्वायर बाई टू, और क्या के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो कितना आएगा ऊपर में, एम बी सी एम स्क्वायर बाई 5, क्या हो जाएगा ये, अब कैंसिल करोगे, दैट वो 2/7 फ्रैक्शन, इसी को परसेंटेज में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, तो अराउंड जो है 28% के आसपास आएगा। ये वैल्यू तो उसके लिए निकाल के बताओ, हॉलोस्फीयर के लिए बताओगे तुम लोग, फास्ट करेंगे लोग, हॉलोस्फीयर के लिए 2/5, बाकी ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला कितना आएगा यहाँ पे हॉलोस्फीयर के लिए, एम बी सी एम स्क्वायर बाई, सोच के बताओगे 2 या 3, और टोटल वाली वैल्यू कितनी होती है, दोनों कैंसिल कर लेंगे आप, डैट विल बी 2/5, डैट विल रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी ना नाम बता देंगे, अगर 50-50 दोनों एनर्जी है तो कौन सा तो ज्योमेट्री होगी, 50-50 है तो दोनों ज्योमेट्री का नाम क्या बताएंगे, रिंग या होलो सिलेंडर, और 33 एंड 63 हमारा 33% कौन सी एनर्जी, 33% कौन सी वाली एनर्जी, रोटेशन वाली, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आगे हम लोग कहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग हो रहा था, पहले क्या शुरू हुआ था, ट्रांसलेशन शुरू हुआ था, रोटेशन शुरू हुआ था, किसने करा था, एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा ने ट्रांसलेशन शुरू किया था, फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, फ्रिक्शन पॉजिटिव निगेटिव एजेंट है, निगेटिव एजेंट है, क्यों पॉजिटिव एजेंट क्यों है, क्योंकि इसमें रोटेशनल मोशन है तो फ्रिक्शन ही डेवलप करता है, रोटेशनल मोशन कौन डेवलप करता है, नॉर्मल की वैल्यू बताओगे, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन तो थीटा एम मास का ऑब्जेक्ट को तो वेट एम जी, डेट डब्ल्यू, दिस एंगल इज थीटा एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, नॉर्मल, दिस इज द फ्रिक्शन, नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल निकालते ही क्यों है, तो लिमिटिंग निकालने के लिए, तो लिमिटिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो म्यू एम जी कॉस थीटा, ट्रांसलेशन का इक्वेशन बताओगे डाउन द प्लेन, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए, और टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, दोनों इक्वेशन लिख करके सोल्व कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी आ गई थी, 3 इक्वेशन हमारे पास आ गया, एन इजिकल टू एम जी कॉस थीटा, एफ की वैल्यू लिमिटिंग तो डेट म्यू एम जी कॉस थीटा, ये 2 इक्वेशन, तीसरा चौथा, एक इक्वेशन तो कहाँ से, ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन से क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इजिकल टू एम इंटू ए एंड एफ इंटू आर इजिकल टू आई अल्फा, अल्फा की जगह पे आई ए बटे आर स्क्वायर, आई ए बटे आई की जगह कितना लिखेंगे आप, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इक्वल टू कितना एम के स्क्वायर, आई की जब एम के स्क्वायर यूटिलाइज कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या निकालना, ऐड करेंगे, एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू ए कॉमन ले लेंगे और एम बी कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर क्या बताया था हमने, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी जी साइन थीटा 1 प्लस बेटा, अगर यही स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होता तो कितना एक्सेलरेशन होता, तो बेटा को 0 करके निकाल लेते हैं, बेटा 0 कर देते कितना आता था हमारा जी साइन, क्लियर हो गया होगा लोगों को,
तो जल्दी जल्दी लोग बता देंगे इसके ए की वैल्यू। घर पे होमवर्क के लिए दिया था किसी ने, करा जा करके कि रिंग के लिए कितना होगा, रोलिंग रिंग का इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, बताएंगे साहब इधर देख के बताए ना यहाँ पे। अगर इंक्लाइन प्लेन का इंक्रेशन थीटा है तो जी साइन थीटा 1 + 1 कर दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारा। हॉलो सिलेंडर है, कितना एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा बाई। सॉलिड सिलेंडर है, जल्दी बताएगा, 2/3 जी साइन थीटा। सॉलिड सिलेंडर है 2/2 जी साइन थीटा बाई 3। समझ आया नहीं आपको। यहाँ पे बोला जा रहा है बेटा कि अगर डिस्क का नाम लेगा तो क्या कर दोगे बेटा की वैल्यू, डिस्क बोलेगा तो डी बेटा की वैल्यू कितना प्लेस करेंगे, जी साइन थीटा 1 + 1/2। तो डिस्क के लिए तो एक्सेलरेशन का तो वैल्यू निकल के आ जाएगा, वो जनरलाइज कैसे ऊपर वाला, ये 2/3 जी साइन थीटा हो जाएगा, यही बोला जा रहा था। तुम बताओ तो फिर बताओ, इधर बताओ हॉलो स्फीयर के लिए क्या करेंगे, बाकी लोग चुप रहेंगे उनको बोलने देंगे। हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5 जी साइन थीटा। बगल वाले बोलेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए क्या करेंगे, उनके बगल वाले सॉलिड स्फीयर के लिए करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2/5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू 5/7 जी साइन थीटा। 5/7 जी साइन थीटा। ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए तुम फाइंड आउट कर लोगे, डिफरेंट शेप्स का नाम देंगे तो तुम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे या वाइस वर्सा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देंगे तो क्या कर लेंगे आप, तो शेप का नाम है, शेप पता कर लेंगे। समझ आ गया होगा, याद होना चाहिए। आप जो तो ओरली घर पे जाकर कर सकते हैं, जी साइन थीटा होता है, नीचे क्या होता है 1 + बेटा, बेटा का वैल्यू एक बार 1 रख के तो नीचे 2 आ जाएगा, 1/2 रख के 2/3, 2/3 रख के तो 3/5 और 2/5 रख के तो 5/7 और जी साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, जी साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गया लोगों को। इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन याद हो गया, हर एक शेप्स के लिए वैल्यूज याद हो गया हमारे। डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया। तो ए निकालने से क्या क्या फायदा हो गया बोलेगा, ए निकालने से क्या फायदा हो गया, कौन सा फोर्स का, तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आ गई। इधर देगा जो फ्रिक्शन वहाँ पे एक्शन है वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल से मल्टीप्लाई करके कौन सा फ्रिक्शन निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना वहाँ पे, एम इंटू के स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या ले लूँ, के स्क्वायर आर स्क्वायर को बेटा मान लूँ, तो एम इंटू ए के स्क्वायर आर स्क्वायर, के स्क्वायर आर स्क्वायर इज नथिंग बट बेटा। ए की जगह पे क्या डाल दें, जी साइन थीटा बाई 1 + बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा बेटा बाई 1 + बेटा। तुम एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने चारों स्टेप्स के लिए निकाल लिया। ओरली तो कुछ बात नहीं करोगे, जब तक पेपर पे नहीं बात हो जाती तो कोई मीनिंग नहीं होता, तो आप पेपर पे बात कर लेंगे। ये जो 4 स्टेप्स के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के रख लेंगे आप। कौन से 4 स्टेप्स, RDHS के लिए, जल्दी जल्दी कर लेगा। फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन डाल दिया, एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पर रख देंगे 1 तो क्या मिल जाएगा हमें, एम जी साइन थीटा आएगा 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, गुड, एम जी साइन थीटा बाई 2। हर एक लोग ऐसा बोलता रहे कि एम जी साइन थीटा बाई 2, और उसके अलावा एम जी साइन थीटा बाई 3। एम जी साइन थीटा बाई 2 आ गया एक बारी, दूसरी बार क्या जा रहा है, एम जी साइन थीटा बाई 3। नेक्स्ट में गुड 2/5, 2/5 एम जी साइन थीटा, गुड। तो ऐसे सब लोग तो फाइंड आउट कर लेगा, जिनको नहीं आ रहा तो बताएगा कि हमें नहीं आया, दैट विल बी
2/7 mg साइन थीटा सबके लिए निकाल कर रख दिया ऐसा। कैसे निकल गया? यहाँ बेटा रख देंगे आप, 1 रिंग में 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो mg साइन थीटा बाई 2 हो गया। यहाँ पे डिस्क में कितना रखेंगे? 1/2। यहाँ 1/2, यहाँ पे तो 3/2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो हर एक केस के लिए ऐसे फाइंड आउट कर लोगे। और याद भी होना चाहिए, डायरेक्ट कहीं पे बोल दे कि रोल करने वाले ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा बाई 3 लग रही है तो नाम बताओ, तो दैट विल बी, तो डिस्क के लिए आप नाम बताएंगे। तो फर्दर मूव करेंगे आप। सारे एक्सप्रेशन, तो फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन ये हमें याद होना चाहिए, बॉक्स में जो डाल दिएगा, बाकी इंडिविजुअल वैल्यू सबके लिए निकाल दिया गया। तो फर्दर क्या निकालना है यहाँ पे? तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो एक्सेलरेशन निकल गया, याद होगा इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना होता था, याद है किसी को? इंक्लाइन प्लेन का तो हाइट h दिया हुआ। गुड, ऐसा एक्सप्रेशन हर एक को याद होना चाहिए कि हाइट h है, तो यहाँ से यहाँ तक किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हुए आने में कितना टाइम लगता था ऊपर से नीचे? स्लाइडिंग में तो कितना आता था? तो 1/sin थीटा अंडर 2h/g। तो रोल करवाने में तो एक जगह पे क्या रख देंगे? g sin थीटा की जगह पे क्या रख देंगे? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस बेटा। बेसिक फार्मूला ऐसा होता है अंडर 2s/a। तो t के वैल्यू याद होगा, एक्सप्रेशन कन्वर्ट होकर ऐसा आ गया था 1/sin थीटा अंडर रूट ऑफ 2h/g। g के जगह पे क्या रखोगे यहाँ पे? g sin थीटा, तो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस बेटा, तो 1 प्लस बेटा ऐसा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बेटा को अगर 0 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? तो स्लाइडिंग वाला टाइम निकल जाएगा। अब बेटा के वैल्यू रख दोगे तो ये टाइम निकल। मैं एक्सप्रेशन ये याद होना चाहिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी 2 स्टेप्स के लिए तो ऊपर से नीचे आने का टाइम का रेशियो निकालें, या किसके लिए कंपैरिजन करने बोल सकते हैं। एक बार स्लाइड करता हुआ आ रहा है, एक बार रोल करता हुआ आ रहा है, तो टाइम का रेशियो निकालो। समझ आई बात? तो एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, प्लस जो भी स्टेप है उसके लिए तो बेटा के वैल्यू। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे एक, कि यहाँ टाइम किसके, तो किस पे डिपेंड कर रहा है और किस तरह से डिपेंड कर रहा है? तो टाइम जो है बेटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा पे तो कंपेयर कर लोगे ना, तो थीटा पे कंपेयर करने के लिए ऐसा हो सकता है आपको कि एक बार क्या दे दिया, तो इंक्लिनेशन दे दिया 30 डिग्री, और दूसरी बार कितना दे दिया? 60 डिग्री। दोनों केस में तो रोल करते हो रहा, टाइम का रेशियो निकालने, सेम ऑब्जेक्ट है। समझ आया बात? नहीं आई? बोला स्फेयर को एक बार कितने इंक्लिनेशन पे ला रहे हैं? 30 डिग्री पे रोल करवा रहे हैं, एक बार कितनी में? 60 डिग्री पे। तो टाइम का रेशियो निकालें, तो 30 डिग्री के लिए तो t1 इक्वल टू नीचे से साइन 30 डिग्री आएगा, और दूसरी बार के लिए तो 60 डिग्री रेशियो ले लोगे। समझ आ गया होगा लोगों को? तो एक तो का एंगल वेरी करके कंपेयर करने केस होते हैं। दूसरा केस समझोगे? दूसरा बताएंगे साहब, काफ़ी अपने तो रोलिंग पढ़ लिया। दूसरा और क्या पॉसिबिलिटी थी इस फार्मूले पे? ध्यान सुनोगे, एक बार क्या बोलेगा? सॉलिड स्फीयर ही है, सॉलिड नहीं, सॉलिड स्फीयर है, और उसमें बोले एक बार सॉलिड स्फीयर मास m रेडियस r का है, और दूसरी बार किसका है? मास 2m एंड रेडियस r का है। दोनों केस में टाइम का रेशियो निकालने सेम इंक्लिनेशन पे आ रहा है। तो क्या बोलेंगे कि मास m हो या 2m हो, बेटा की वैल्यू क्या रहेगी उसके लिए? तो बेटा की वैल्यू मास से इंडिपेंडेंट होता है, रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा। तो मास m और रेडियस r को हो, या मास 2m एंड रेडियस r को, टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर बात हो गई? टाइम दोनों के लिए क्या मिलेगा? तो सेम मिलेगा। तो एक पॉसिबिलिटी थीटा वेरी करके सेम ही शेप है, दूसरा थीटा सेम रख करके मास अलग अलग, रेडियस अलग अलग, तो भी आपको टाइम क्या मिलेगा? तो रेशियो निकाल लोगे। तीसरा केस कौन सा केस? तीसरा पॉसिबिलिटी तो अलग अलग ले लिया, एक बार हॉलो स्फीयर ले लिया, एक बार सॉलिड स्फीयर ले लिया। तो हॉलो स्फीयर के लिए तो यहाँ बेटा 2/3, और सॉलिड स्फीयर के लिए बेटा, तो उस दोनों का टाइम निकाल कर रेशियो ले लोगे। एक बार इंक्लाइन प्लेन पे सॉलिड स्फीयर को तो रिलीज किया गया, दूसरी बार किसको रिलीज किया गया? तो सॉलिड स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को। टाइम का रेशियो निकालने देखते हैं कितने का सही आ पा रहा है। सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर का टाइम का रेशियो, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर
रिलीज किएगा टाइम का रेशियो। Good. Anybody else? Root 21 by? बाकी ये जो रोलिंग मोशन है या इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन तो आज या कल में जो कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे कौन सा लिक्विड पढ़ना है या सॉलिड पढ़ना है या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है या फिर एसएम पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ये साउंड वेव पढ़ना है या करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है? नहीं सर, करंट ही कराओ सर, नहीं करंट ठीक है। हाँ, मैकेनिक्स तो हो ही गया अब। इलेक्ट्रोस्टैट्स ठीक है सर, इलेक्ट्रोस्टैट्स से करंट करवा दो। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ग्रेविटेशन भी करा देना, फिर आप ऐसे कराओ। चलें, आप इस पे विचार करेंगे अपना बाद में। हाँ, चलें, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का टाइम निकाल लिया वो लोगों ने। ये 1/sin थीटा 2h/g, ये सब कुछ सेम है, तो क्या आएगा? रिलेशन क्या जाएगा? बेसिकली टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस बेटा पे डिपेंडेंसी ऐसा जा रहा है, 1 प्लस बेटा का रूट में। बेटा के लिए तो कितना लाइक सॉलिड स्फीयर का बेटा कितना होता है? 1 + 2/, अब 1 प्लस कितना आ गया? ये 7/5, 5/3, 21/21 किस में? तो 21 रूट में होगा, 5 बाहर आ जाएगा। जी साइन थीटा है ना, और एक बार एस में एक साइन थीटा होगा ऊपर से नीचे डिस्प्लेसमेंट में। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h/a साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो वो साइन थीटा बाहर कॉमन आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाहर। ये बहुत बार तुम्हें काइनेमेटिक्स वगैरह में काफी बार करा था ऐसा। ये अगर ये हाइट ऐसा दिया हुआ, ये थीटा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h/a साइन थीटा कितना हो जाता होगा? h/a साइन थीटा, और s बराबर AT²/2 लिखेंगे। हाँ, अरे s उसको s लिया हुआ है, h की टर्म्स। अच्छा, ये इसमें जो 1 मिनट देख लें, जिनको परेशानियां देख ली इतना टाइम में, तो मैं एक्सप्लेन करता, मुझे लगा तुम लोग अच्छे लोग हो, याद किया होगा। इंक्लाइन प्लेन पे तो ये सब बातें तुम किसी को तो दान में भी दे रहे होगे, तुम खुद ही परेशान हो रहे हो। ये देखा इधर, ये साइन थीटा ऊपर देगा, बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, बातचीत नहीं। थीटा एंड h क्या हमारा? थीटा एंड h। पहले ये डिस्प्लेसमेंट को s मान लें, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा का वैल्यू h/s। तो s की वैल्यू कितनी हो गई? h/sin थीटा, h/a, और s का फार्मूला AT²/2 भी होता है। कितना होता है? a की वैल्यू कितना निकाल रखा आपने? लो, a की वैल्यू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस बेटा, ऐसा निकाल रखा। तो t की वैल्यू यहाँ से कितना मेंशन कर लेंगे? तो t² = डेट विल 2h/g, और वो 1 प्लस बेटा, और नीचे क्या चला जाएगा? sin² थीटा। ये t² का वैल्यू t लिखोगे तो क्या बन जाएगा? वो
तो ये आपको जो है ना किसी को दान में दे देना चाहिए, ये सब एक्सप्रेशन तुम रखो मेरी तरफ से। अब तुम खुद लेकर नहीं कर पा रहे हो तो ये गलत है। आप अपने आप को तो उसको क्या देना बोलते हैं, हाँ पनिशमेंट, कि पनिशमेंट दे के जो तो सबसे अच्छा फूड आपको लगता है वो फूड मैं त्याग दूंगा जब तक कि मुझे याद ना हो जाए। समझ आई बात नहीं आई? अरे ये सब कोई एक्सप्रेशन है, कितनी बार कर रखा है तो मैं 10-20 लोगों को इसलिए मैं बोलता हूँ बता दिया करो कि तुम खुद तो ना भूलो कभी। नहीं बताता तो आप बता दिया करें। अरे आप सबको बताया गया था ना क्लास में, ये एक बार थोड़ी 2-3 बार बताया है। एक तो काइनेमेटिक्स में बताया होगा, एक बार न्यूटन लॉ में बताया होगा, एक बार फ्रिक्शन में बताया होगा कंपेयर करने के लिए। जब फ्रिक्शन पढ़ाया तो वहाँ बताया कि फ्रिक्शन वाला सरफेस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होती है और स्मूथ पे जी साइन थीटा होती है। तो क्या करना वहाँ पे, तो कंपेयर करना ऊपर से नीचे आया। रफ सरफेस पे तो क्या टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, स्मूथ पे क्या लगेगा, कम लगेगा। ऐसा हमने करा। एक्सप्रेशन भी याद होगा, म्यू कॉट थीटा इक्वल टू 1-1/n², ऐसा एक्सप्रेशन भी निकाला था। म्यू कॉट थीटा इक्वल 1-1/n², रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस पे, या स्मूथ सरफेस पे नीचे से ऊपर भी फेंका था। बताया भी था 2020 में सवाल पूछा गया कि नीचे से ऊपर फेंका गया इंक्लाइन प्लेन पे तो कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। एक बार θ1 एंगल पे, एक बार θ2 एंगल पे, तो u²/2g स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो एक बार नहीं करा, बहुत बार करा। तो तुम अपने आप को ना तो संभल करो कि हमने स्टोर करके याद रखते हैं। बताया कि फिजिक्स में कुछ 4-5 पॉइंट होता, मैक्सिमम 25 को पॉइंट होता जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। मैक्सिमम 25 पॉइंट होता जो बार बार रिपीट होते हैं। वो पॉइंट्स को पकड़ लिया तुमने, उसके 25 पॉइंट पे तो 10 पॉइंट तुम्हें वेक्टर में मिल गया था। उन्हीं पॉइंट्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं। वो चीज़ पकड़ लेंगे तो क्या होंगे, स्मूथ हो जाएंगे। अदरवाइज जो है तो आप सोचेंगे कितना बड़ा सिलेबस है। t = 1/sin θ 2h/g 1+ बेटा। क्लियर हो गया? बोलो आगे मूव करेगा। टाइम की वैल्यू तो मैं यहाँ से तो कंपेरिजन तो काम कर ही रहे थे कि कंपेरिजन में क्या, तो ये तो डिफरेंट एंगल के लिए पूछा जा सकता है, या उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, डिफरेंट मास और रेडियस दे करके पूछा जा सकता है। वो भी कंपेरिजन करवा दिया। 2 अलग अलग शेप बता के काम कर सकते हैं। या फिर क्या बताएंगे आप, तो डायरेक्ट नेक्स्ट पे सी ऊपर देखेंगे। टाइम जो है किस पे, तो बीटा के तो रिलेशन में है। बीटा के रिलेशन में तो बेटा कम होगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। बेटा कम तो टाइम कम। टाइम कम तो मतलब फास्ट पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा। टाइम कम मतलब गोल्ड मेडल, या तो टाइम कम लगेगा मतलब गोल्ड मेडल मिलेगा, हाँ नहीं। तो RDHS में बेटा किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है? RDHS में बेटा जिसका कम उसको टाइम कम, मतलब उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। समझ आई बात नहीं आई? बेटा कम तो टाइम कम मतलब गोल्ड मेडल मिलेगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। समझ आ गया वो लोगों को? तो बेटा जो है तो लाइक सॉलिड स्फीयर RDHS यस। उसके बाद जो है बेटा सबसे कम सॉलिड स्फीयर का होता है। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद है डिस्क। उसके बाद कौन सा, और उसके बाद क्या है? तो ये कंपैरिजन में ऐसा हो गया कि ये जो है तो क्या है, सबसे लीस्ट बेटा है तो इसका टाइम क्या होगा, तो सबसे लीस्ट होगा। सबसे ग्रेटेस्ट टाइम किसको लगेगा? रिंग को सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा ऊपर से नीचे आने में? सवाल यही पे बहुत फेमस है, कम से कम 5 बार यही है स्टेटमेंट, बार बार तो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। प्रीवियस ईयर में रिपीटेड टाइम्स पूछा हुआ कि रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर को रिलीज कर दिया गया है रफ सरफेस, रफ इंक्लाइंड सरफेस पे है। तो वो बार बार यही पूछा कि पहले कौन पहुंचेगा, गोल्ड मेडल किसको मिलेगा? पहले कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर फर्स्ट। सॉलिड स्फीयर को गोल्ड मेडल मिलेगा। और सिल्वर किसको मिलेगा? डिस्क को सिल्वर। और ब्रॉन्ज किसको मिलेगा? होलो स्फीयर को। हाँ जी, 1+ बीटा का स्क्वायर रूट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो बेटा कम होगा तो टाइम कम लगेगा। बेटा कम किसका होता है? सॉलिड स्फीयर का बेटा 2/5.4। तो कम हुआ तो उसको टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा मतलब गोल्ड मेडल वो जीत जाएगा। समझ आ गया होगा लोगों को?
RDHS, ये ऑर्डर जो होगा तो समझ आ गया होगा लोगों को। रोल करता रहेगा तो ये अलग अलग भी सेपरेट भी हो जाएंगे। जैसे ऐसे स्टोरी सुना होगा कि एक बोरी के अंदर, एक बैग के अंदर, थैले के अंदर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो उसको अलग करना हो तो क्या करते हैं हम लोग? अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज चिपका रहेगा ना, अलग करना तो क्या करेंगे? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे उसको, या मैग्नेटिक फील्ड में, तो अलग अलग हो जाएगा। तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अलग लगेगा अलग डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड में अलग डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन के लिए यूज होता है ना। तो वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि हॉलोस्फीयर सोल्डेस्फीयर रिंग डिस्क वो अलग करना, पहचानना है, तुम्हें पता नहीं चल रहा तो क्या करोगे? इंक्लाइन प्लेन पर रोल करवा दो, जो पहले आ गया उसको क्या बोलोगे? सॉलिड स्फीयर। क्या समझ आई? बात नहीं आई? कोई अंधा आदमी है वो देख नहीं सकता तो उसको कैसे सेपरेट करेगा उसे? तो इंक्लाइन प्लेन पर सबको डाल दिया, चारों लोगों को, जो पहले आएगा बोले क्या ये तो सॉलिड स्फीयर है, उसके बाद आएगा उसको क्या बोलेगा? डिस्क है, उसके बाद आएगा उसको क्या बोलेगा? हॉलो स्फीयर है, सबसे लास्ट में आएगा क्या आएगा? समझ आ गया होगा लोगों को? तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, पहचान लेते हैं कि कौन हो रहा है। तो टाइम के लिए कोई दिक्कत है टाइम में किसी को चर्चा में? बाकी अगर क्या होगा हमारा, अगर जो है यही स्मूथ सरफेस होगा तो टाइम सबके लिए सेम रहेगा। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो रोलिंग नहीं होगा, स्मूथ सरफेस रहेगा तो रोलिंग नहीं होगा। तो सबको टाइम क्या लगेगा? सबको टाइम क्या लगेगा? इक्वल इक्वल लगेगा। टाइम का रेशियो 1:1:1 होगा। समझ आ गई बात? अगर स्मूथ सरफेस रहेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? जी साइन थीटा होगी। कितना होगा? समझ आ गया होगा लोगों को? RDHS। तो टाइम पे ये चर्चा हो गई, टाइम का एक्सप्रेशन निकाल दिया गया, फार्मूला याद रह जाएगा 1/sin थीटा 2h/g का रूट, और रूट के अंदर ही 1 + बीटा रहेगा, रूट के अंदर ही क्या रहेगा। समझ आ गई बात? ये लाइक रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन में 3 एक्सप्रेशन निकाल दिया गया फिलहाल अभी तक। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक एक्सप्रेशन क्या था? ए की वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन 1 + बीटा, ए की वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन, तो कितने अननोन है? ए है, थीटा है, बीटा है। कोई 2 वैल्यूज देकर के तीसरा निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है? यह थीटा 60 डिग्री के लिए 30 डिग्री ऐसे कंपेयर करने के लिए एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, आप कर लेंगे। दूसरा क्या बताया था? दूसरा एक्सप्रेशन फ्रिक्शन का निकाल दिया, mg साइन थीटा बेटा अपॉन 1 + बीटा, और तीसरा एक्सप्रेशन टाइम का निकाल दिया 1/sin थीटा एंड 2h/g का रूट 1 + बीटा। तो जैसे हमें याद है आपको भी याद होना चाहिए। अब ये याद होने के लिए ना आपको कभी भी तो जहाँ भी आप हैं तो आपको माइंड में लेके देखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं समझे बात? आप कभी भी कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें आप तो विजुलाइज करने की कोशिश करें कि मास्टर ने 3 इक्वेशन क्या बताया हमें, ये रोलिंग में 3 एक्सप्रेशन क्या बताया, और लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे तो रोलिंग को एनालिसिस कर रहे हैं। बैठे बैठे, कोई जरूरी नहीं कि आपको हाथ में कलम कॉपी हो ही, वो और फास्ट हो जाता, वो क्या होता और फास्ट हो जाता। कलम कॉपी की जरूरत होती नहीं है और फास्ट हो जाता। उसी ऊपर देखेंगे तो 1 मोर एक्सप्रेशन तो आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। रोलिंग करने के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की कितना जरूरत होती है? फ्रिक्शन चाहिए ना हमें, तो कितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जरूरत होती है? तो क्या कंडीशन लगाएंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ से तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे तो कंडीशन निकल के आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकते हैं आप। रोलिंग जो है तो ये कितना हो गया? म्यू mg, ये म्यू के बाउंड्री कंडीशन यहाँ से निकल के आ जाएंगे, और एफ की वैल्यू तो mg साइन थीटा बेटा अपॉन 1 + बीटा, तो म्यू विल बी मोर देन इक्वल टू tan थीटा 1 + बीटा। समझ आ गई बात? म्यू की वैल्यू इतना या इससे ज़्यादा के लिए तो डिपेंड करेगा आपको कौन सा शेप है। अगर हमारा ये हर एक किताब में एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि सॉलिड स्फीयर के लिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सॉलिड स्फीयर रोल करवाने के लिए कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होनी चाहिए। सॉलिड स्फीयर अगर है तो कोएफिशिएंट ऑफ नेसेसरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ बेटा की वैल्यू रख देंगे, तो बेटा रख देंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 2/5, तो कैंसिल होकर 2/7 आ जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर कितना एक्सप्रेशन आ जाएगा ये? म्यू विल बी मोर देन 2/7
tan थीटा हर एक किताब में सवाल दिया हुआ। इससे ज़्यादा मतलब इतना या इससे ग्रेटर के लिए तो क्या होगा, स्फीयर रोल करेगा वहाँ पे। सॉलिड स्फीयर इतना या इतने से ज़्यादा, मतलब मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से। चले यहाँ वैल्यू बता दें आप लोग। ये जो 2/7 आ गया ना सॉलिड स्फीयर के लिए, यही वैल्यू किसके लिए है यहाँ पे बॉक्स में, क्या बताओ, जल्दी जल्दी करके बता देंगे आप लोग। ये सॉलिड स्फीयर के लिए यहाँ पे तो बॉक्स में, हॉलो स्फीयर के लिए बॉक्स में कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2/5। डिस्क के लिए कितना आ जाएगा, 1/3। रिंग के लिए कितना आ जाएगा, समझ आई बात नहीं है। इसके इससे क्या पता चलता आपको, यहाँ पे कभी जो क्या देखा आपने, कभी आपने देखा कि कितना, तो 5/7, कभी क्या देखा आपने, तो डेट विल 2/5। कभी क्या देखा आपने, 1/3 1/2। इसका मतलब क्या है वहाँ पे, क्या बताएंगे इससे। हाँ, इसका मतलब यह है कि सेम इंक्लाइंड सरफेस पे हर एक लोग की रोलिंग करने की गारंटी नहीं है। सबके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की क्या जरूरत होती है, अलग अलग डिमांड होती है। उतना अगर मिलेगा तब वो जो शेप का ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वहाँ पे रोल करेगा। हो सकता है उसी सरफेस पे तो कोई शेप का ऑब्जेक्ट रोल कर रहा, दूसरा क्या कर सकता है, वो नहीं भी कर सकता। ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे आप। ये वैल्यू जो है यहाँ पे डालकर म्यू विल बी मोर देन इक्वल टू tan थीटा एक्सप्रेशंस यूज करना होता, तो यहाँ पे डाल के कर लोगे तो ये एक्सप्रेशन भी पता चल गया लोगों को। क्लियर बात है ये। तो बॉटम पे देख लोगे फिर से, इंक्लाइन प्लेन पे तो कितना तो डिस्प्लेसमेंट हुआ था। बॉटम पे स्पीड v² = 2 × a × s। अगर क्वेश्चन में टाइम निकालना है नीचे आने का, कि रोल करके नीचे आने का टाइम निकालना और म्यू दिया हुआ है, तो म्यू चेक पहले चेक करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं लिखा रहता ना कि रोल करता हुआ आ रहा, बोलेगा तो मान, रोल करवाता हुआ लाते हैं। अगर म्यू दिया हुआ तो बोलेंगे रोल करता हुआ आ रहा। अगर चेक करवाएगा तो कर लोगे। रोलिंग के लिए सफिशिएंट को फ्रिक्शन है या नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम देखो ना, पता चल जाएगा। अगर या तो उनको अगर पूछना होगा तो पूछ लेंगे डायरेक्ट कि इस पर रोलिंग पॉसिबल है या नहीं है, तो अलग से पूछ लोगे तुम, क्योंकि इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए 2/7 tan थीटा से ग्रेटर चाहिए, तभी वो क्या करेगा, स्फीयर सॉलिड स्फीयर वहाँ पे रोल करेगा। उससे कम फ्रिक्शन मिलेगा तो क्या करेगा वह, तो रोलिंग तो नहीं होगी। से ऊपर देंगे और डिपेंड करेगा कि फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, स्लाइडिंग जैसा डिपेंड करेगा। v² = कितना हो गया हमारे पास, 2s। तो अब यहाँ पे तो स्पीड निकाल लें, उतना ही आ जाएगा। v = √2as। a की वैल्यू कितना लिखो, a की वैल्यू g sin थीटा अपॉन 1 + और s की वैल्यू h sin थीटा। sin थीटा को तो कैंसिल करते हैं, कितना आ जा रहा है ये, वो वही वाली वैल्यू आ रही है जो हमने पहले कर रखा था। जो मैं बोला था ना कि उल्टा करके तो स्पीड बन जाती है। 10/7 क्या बन जाती है हमारी, स्पीड। देख लो स्फीयर के लिए यहाँ से भी आ जाएगा। सॉलिड स्फीयर को ऊपर से इंक्लाइन प्लेन पे या कर्व्ड ट्रैक पर रिलीज करेंगे तो कितना स्पीड निकाल दिया था, 10/7 GH का रूट, 10/7 GH का बेटा का वैल्यू यहाँ पर रख के चेक कर लो। बेटा स्फीयर के लिए कितना, 2/5, तो गुना करके दिखाओगे तो कितना आ जाएगा ये, तो उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से भी डिराइव हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ वो कर्व्ड सरफेस पे या इंक्लाइन ट्रैक पे, तो सब जगह पे तो स्पीड क्या रहेगी बॉटम पे। कर्व्ड सरफेस पे लाओ या इंक्लाइन सरफेस पे लाओ, तो स्पीड बॉटम पे जो आएगा तो क्या रहेगा, तो सेम ही आएगा। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, हाँ जी, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस। 5 एक्सप्रेशन आते हैं। कितने एक्सप्रेशंस, 5 एक्सप्रेशन। और 5 एक्सप्रेशन के लिए तो या तो एक्सप्रेशन याद रख के काम कर सकते हैं और वैल्यूज रख करके तो डालते जाएंगे। वंस मोर, एक बार मैं 5 एक्सप्रेशन लेकर लिख देता हूँ, आगे मैं इसके बाद इस टॉपिक से आगे निकल रहा हूँ। ए = कितना हो गया हमारा, g sin थीटा 1 + बेटा, ए की वैल्यू हो गया। दूसरा कितना हो गया हमारा, तो डाटा f = mg sin थीटा अपॉन बेटा/1 + बेटा।
ए की वैल्यू जी साइन थीटा 1 प्लस बीटा, एफ की वैल्यू इतने, टाइम की वैल्यू 1 बटा साइन थीटा 2h बाई जी 1 प्लस बेटा, 1 बटा साइन थीटा 2h बाई जी 1 प्लस बेटा, ये टाइम हो गया। और म्यू विल बी मोर देन tan थीटा बेटा प्लस 1 बटा बेटा, एंड v इज इक्वल टू रूट 2gh बाई 1 प्लस बेटा। तो जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए एक्सप्रेशन। बाकी हमें याद है कि क्या करना था, इस पर अलग अलग स्टेप्स में स्पीड कंपेयर करने के दे सकते हैं, या दूसरा क्या स्लाइडिंग में और रोलिंग में एक ही स्टेप में स्पीड कंपेयर करने के दे सकते हैं। समझ आई बात कि डिस्क जो एक बार स्लाइड करते हुआ रहा है एक बार रोल करते हुआ रहा है, दोनों बॉटम पे स्पीड का रेशियो निकालें। या जो है कि दो अलग अलग स्टेप्स के लिए तो आपको दे सकते हैं, और बाकी बोलेंगे स्पीड क्या होता है, थीटा से इंडिपेंडेंट होता है। दिखा दिया कि कर्व ट्रैक पे लाएंगे, इससे लाएं, स्पीड क्या रहेगा, बॉटम पे सेम रहेगा। हाँ बेटा रोल ट्रांसलेशन और रोलिंग में तो डिफरेंट होगा ना भी, अगर सेम जैसे डिस्क एक बार ट्रांसलेट करके स्लाइड बोल तो रहा हूँ, ट्रांसलेट करते आ रहा है तो बेटा 0 करके रूट 2gh आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अगर सभी लोग अलग अलग स्टेप्स के स्लाइड करते हुए आ रहे हैं तो बॉटम पे स्पीड सबकी रूट 2gh होगी, जबकि रोल करते हुए आ रहा है तो सबके स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। सबके स्पीड क्या होगी, तो अपने आप में एक टॉपिक है रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। 5 एक्सप्रेशन। इसमें भी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए चाहे वो ऊपर से गिर रहा है नीचे से, तो ये सेम भी रहेगा उसके लिए फिक्स भी रहेगा ऑब्जेक्ट के लिए। एक जैसे डिस्क के लिए हम हाँ डिस्क के लिए तो गिरा दिया तो नीचे इतने स्पीड से आएगा, या नीचे से रोल करवा दो ऊपर तो ऊपर जाए, इतना हाइट जाएगा। रिवर्सिबिलिटी एनर्जी कंजर्वेशन लागू होता है, रोलिंग में एनर्जी कंजर्वेशन तो लागू होता है, रोलिंग में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लीकेबल है। क्लियर हो गया होगा लोगों को? देख लेंगे तो आगे जो है तो रोलिंग मोशन में तो कुछ और लेगा, कर्व्ड ट्रैक पे दो डायनेमिक्स डिस्कशन करना, ऊपर देखेंगे लोग। बोल दिया गया स्मॉल बॉल है। चलो ऊपर देख लें एक बार पूरी तरह पूरी स्टोरी समझ लें। हम पूरा का पूरा क्या पढ़ रहे हैं, एनालॉग पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने ट्रांसलेशन में ये सब काम कर रखा है, उसी का एनालॉग यहाँ पे मोशन कर रहे हैं। ऊपर देखेगा अगर ये जो है तो स्फेरिकल बॉल के अंदर कटोरे के अंदर ये वहाँ से रिलीज कर देंगे, अगर स्लाइड करते हुए आता है यहाँ पे तो स्लाइड करते हुए आता है तो बॉटम पे स्पीड रूट 2gh हमने डिराइव कर रखा है, ये रूट 2gr। अगर आर रेडियस है तो कितना तो रूट 2gr। देखते रहेगा लोग, मैं करता रहा हूँ एक बार ये मान लेते हैं रेडियस कितना है तो डेट भी आर है, यहाँ से रिलीज कर दी गया तो बॉटम पे स्पीड निकालना, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्लाइड करते हुआ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेफरेंस बॉटम पे ले लिया, रेफरेंस बॉटम पे ले लिया तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी 0 और काइनेटिक mv²/2, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू mgr और काइनेटिक की वैल्यू 0, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 2gr। v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा रूट 2gr हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को? देखते रहेगा, कुछ लिखना नहीं है। अगर यही क्वेश्चन में बोलता है कि ये क्या है तो बॉल है, ये जो था बॉल जब बोला BALL तो उसमें क्या मानेंगे सॉलिड बॉल है, सॉलिड स्फेयर है, और ये सॉलिड स्फेयर रोल करते हुए यहाँ पे आ रहा है, देखता रहेगा रोल करते हुए आ रहा है। ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल क्या करता हुआ ऊपर से नीचे रोल करते हुआ आ रहा है, तो रोल करते हुआ रहेगा तो यहाँ पर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 7/10 MVCM², 7/10 तो करस्पॉन्डिंग बॉटम पे स्पीड कितनी आ जाएगी, तो उतनी ऐसे आ जाएगी रूट 10/7 बॉटम पे स्पीड निकालोगे। समझ आया कुछ? रोलिंग में जो काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग वाली काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल कर रहे हैं। तो रोल करते हुए हमें यहाँ पे कौन सा टॉपिक था आगे देख लेंगे। इस क्वेश्चन में बॉटम पे स्पीड v इक्वल टू रूट 2gr लिखा है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा रहता था, याद होगा लोगों को, कि इसी केस में तो बॉटम पे जब स्फेरिकल बॉल आ गया, स्लाइड करते हुए आ गया बॉटम पे,
तो क्या निकालने को बोलता था, नॉर्मल डायरेक्शन निकालो, क्या निकालो, ये बॉल जो है तो सरफेस को कितने से प्रेस करेगा, तो प्रेस करने के लिए होता था नॉर्मल अंदर और वेट नीचे, सेंट्रीफ्यूगल भी, एन इज इक्वल टू mg एंड mv स्क्वायर बटे r। तो कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू 3 mg, एन की वैल्यू mg प्लस m बाई आर वी स्क्वायर की वैल्यू 2gr, आर ऊपर नीचे मार देंगे, कितना आ गया नॉर्मल की वैल्यू 3 mg। तो स्फेयर के लिए आप करते रोलिंग वाला केस अपने आप नोट कर लें, देख लें कितना स्पीड आता है बॉटम पे और कितना नॉर्मल से प्रेस करता हूँ वहाँ पे जा करके। मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि 3 अलग अलग केस होते, एक केस में क्या करते थे, ट्रांसलेट करता हुआ आ रहा तो MB स्क्वायर बाई 2 लिखते, दूसरा केस पिछली क्लास में करवा दिया था, अगर रोटेट करता हुआ आएगा, प्योर रोटेशन होगा, तो क्या लिखा था यहाँ पे IW स्क्वायर बाई 2, क्या लिखा था वहाँ पे। अब क्या करते हुआ आ रहा है, रोल करता हुआ, तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, समझ आ गई बात। बेसिक प्रिंसिपल सेम ही है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, बट एनर्जी कंजर्वेशन लगाते समय क्या हो रहा है, एक बार जब ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा। हाँ, किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में हो सकता है, बट वैसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ जगहों पे तो लाइक स्मूथ सरफेस पे रोलिंग नहीं हो पा रहा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल को शिफ्ट करके करवा लेते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में करवाया जा सकता है, बट जो है कि जो कॉमन केसेस में तो रफ सरफेस भी होता है। हाँ, मस्ट नहीं है, बता तो रहा हूँ कि कुछ जगहों पे हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए ना, हमें ये चाहिए कि टॉर्क पैदा होना चाहिए, घूमने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई ऐसा फोर्स जो सेंटर से पास ना करे और वो क्या कर दे, उसमें टॉर्क डेवलप कर दे, तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ जगहों पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है सेंटर से, और नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा तो क्या डेवलप कर देगा, वो सेंटर का टॉर्क डेवलप कर देगा, तो रोलिंग हो जाती है वहाँ भी। बट कॉमन केसेस में कहाँ पे होता है, ये रफ सर्फेस भी हम लोग पढ़ते हैं, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में तो किया जा सकता है। हमें रोलिंग के लिए यही चाहिए ना, मोशन तो हो ही रहा था, हमें यही चाहिए कि ऐसे एक फोर्स जो सेंटर से पास ना करे, सेंटर से पास नहीं करे, यही कंडीशन था। तो फ्रिक्शन वहाँ पे सेंटर से पास नहीं करता था, आसानी से क्या करता था, तो टॉर्क दे देता था। अगर वो फोर्स कोई और आ गया, कोई जरूरी नहीं कि रफ सरफेस हो ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो स्मूथ सरफेस भी डेवलप कर लेते हैं। वहाँ पे एक फोर्स ही चाहिए जो कि क्या कर दे, हमारा टॉर्क प्रोड्यूस कर दे, तो वो तो पॉसिबल ही है। बताया था ना, जैसे हमने पहले एक टॉपिक पढ़ रखा, तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन में कि सर्कुलर लेक क्या था हमारा, कि अगर जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग पे रफ का, रोड का रफ होना जरूरी था, क्योंकि अगर रफ नहीं रहेगा तो क्या होगा हमारा, तो क्रिटिकल स्पीड 0 हो जाएगी। तो रफ होना जरूरी था, क्योंकि हम जानते थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को तो प्रोवाइड करने वाला क्या था, तो फ्रिक्शन फोर्स ही था वहाँ पे। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल तो जाती है ना, तो उसके लिए क्या है, तो प्रोसेस बैंक कर दिया था, बैंक कर दिया तो क्या हुआ, फ्रिक्शन नहीं भी रहेगा तो भी कौन कौन प्रोवाइड कर देता, सेंट्रीफ्यूगल को, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट प्रोवाइड कर देता, नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या कर देता था, तो सेंट्रीफ्यूगल को प्रोवाइड करता था, बैलेंस करता था, तो हो जाता था ना हमारा जो वहाँ पे तो लाइक सेफ स्पीड निकल के आती थी। स्मूथ सरफेस पे भी क्या करता हमारा व्हीकल तो सेफली क्रॉस कर जाता है बैंक रोड पे। तो सेम पॉसिबिलिटी यहाँ भी हो सकती है, विदाउट फ्रिक्शन रोलिंग हो सकता है, वहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट करके काम करेगा। तो कितना आ गया बताया ये केस में, कि हमने बताया कि स्फेयर, एक बिगर स्फेयर के अंदर एक स्मॉल बॉल को रिलीज कर दिया गया, और बॉटम पे तो क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, और बॉटम पे तो स्फेयर को कितने से तो नॉर्मल फोर्स से प्रेस करेगा। ये जब बॉल जो है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पहले तो स्पीड निकालना था, तो स्पीड निकाल लिया तो कितना आ गया, यहाँ पे रोल करते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे डेट 7/10 MVCM स्क्वायर इजिकल टू mgr, तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे 10/7 gr, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 10/7 gr, और वेट कितना
नीचे सेंट्रीफ्यूगल में नीचे और नॉर्मल किधर? 17 mg/7 n mg mv² r। n की वैल्यू बच्चा बोल सकता है 17 mg प्लस mv²/r। सब लोगों को निकाल लेना चाहिए। और किसी को तुम समझाया करो बच्चा, अपने तक सीमित मत रखा करो। 10/7 gr n की वैल्यू। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट जो है, आपको कौन सा ऑब्जेक्ट लगा RDHS में सबसे अच्छा लगा, जो लगा कि हमें ये अच्छा लग रहा है? रिंग अच्छा लगा। तो रिंग के लिए कितना वैल्यू आएगा ओरली बता दो। हाँ बेटा बोल देगा, रोल करता हुआ आ रहा है, लिखा रहता है कि बॉल। कितना आ जाएगा? समझ आ गया होगा। जबकि सिर्फ स्लाइड करता हुआ आता तो कितना होता? स्लाइड करने वाला केस में तो सभी शेप में तो 3 mg आ रहा था। मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग शेप के लिए अलग अलग नॉर्मल की वैल्यू आएगी। हॉलो स्फीयर के लिए बता देंगे आप लोग नॉर्मल की वैल्यू। हॉलो स्फीयर के लिए सही जोड़ो। हॉलो स्फीयर के लिए हॉलो स्फीयर के लिए 11/5 mg याद भी रखेंगे आगे। 6 mg हाँ साहब इधर 13/7 कैसे 13/7 पहुंचा दिया तुमने? बातचीत आपस में नहीं करें, आपस में बातचीत नहीं करें लोग। मैं हॉलो स्फीयर के लिए मैं पूछ रहा हूँ, सबको टाइम दे रहा हूँ कि सभी लोग खुद तो निकाल ले। काफी लोग गलत आंसर दे रहे हैं इसलिए रुका हुआ हूँ। आप उसमें कुछ हेल्प करें तो करें, अदरवाइज जो है बातचीत ना करें कोई। स्पीड तो पता है ना आप लोगों को, स्पीड की वैल्यू 6/5। हाँ साहब इधर तुम्हें क्या दिक्कत है? mg प्लस स्पीड की वैल्यू रखे ना। अरे सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना बेटा, हॉलो के लिए। हॉलो के लिए तो स्पीड की वैल्यू कितना रखोगे? ऊपर देख लेगा, इतना टाइम का गेम था ही नहीं। इतना टाइम में तो 50 बार कर देता आदमी। ये इतनी बार बताया जाए, ऊपर देख लेगा। स्पीड तो मैं सुबह से यही बोल ही रहा हूँ, स्पीड यहीं से शुरू किया था कि यहाँ पे आएगा। ये साइड से कितनी स्पीड होगी, यहाँ पे कितनी स्पीड होगी? 6/5। नॉर्मल तो नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल की वैल्यू mg प्लस mv²/r। v² की वैल्यू 6/5 रखो यहाँ पे, 6/5 gr। r उड़ जाएगा। 6/5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 + 6/5। ये तुम लोग जोड़ नहीं पा रहे हो। ये तो ओरली किसी को वैसे कर लेना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मुझे मौका नहीं दिया तो एक बार डिस्क के लिए बता दें। आपके डिस्क रहता तो कितना आंसर हो जाएगा? डिस्क के लिए 7/3 mg। समझ आ गया होगा लोगों को? किस केस में ज्यादा प्रेस करेगा या कम करेगा वो सब निकाल सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। सभी शेप्स के लिए निकाल दिएगा नॉर्मल, हाँ या नहीं?
निकाल लेंगे ना नॉर्मल, एग्जैक्टली वही एनालॉग कर रहे हैं हम लोग। ऊपर देगा तो बनमोरी याद होगा लोगों को कि अगर यहाँ पे तो क्या करें, किसी ब्लॉक को रख दें, ऊपर देगा, हर एक बच्चे को ये याद होगा कि यहाँ पे कितनी स्पीड दें ताकि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्किल कर ले, कितनी स्पीड दें ताकि ये सर्किल कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कल। तो बॉटम पे कितना देना पड़ रहा है, √5 GR। ये स्लाइडिंग का केस में √5 GR देना पड़ता था। और ऊपर देगा टॉप पे कितना, तो क्रिटिकल स्पीड टॉप पे √GR होती है। वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के टॉप पे कितना, √GR या उससे ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। √GR हो या उससे ज़्यादा हो तो क्या रहेगा, वो कांटेक्ट में रहेगा, सर्किल कंप्लीट कर लेगा। समझ आई बात। बट जो है देखेंगे, अगर ये केस जो है तो ऊपर देखेंगे रोल करता हुआ रहेगा। बॉल क्या कर रहा है, यहाँ पे रोलिंग हो रही है, बॉल में रोलिंग हो रही है। अगर बॉल क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ वाली क्रिटिकल स्पीड तो उतनी रहेगी, बट यहाँ वाली चेंज कर जाएगी। अलग से शेप के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। ये बॉल क्या कर रहा है, उसके अंदर रोल कर रहा है या ऐसा कर लें, ये बोला जा रहा है कि ये जो है तो रफ सरफेस पे तो किसी ऑब्जेक्ट को तो ऐसे थ्रो कर दिया गया। ये यहाँ से तो कितना रोलिंग स्पीड यहाँ पे दें ताकि ये क्या कर जाए, हमारा वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर जाए। वर्टिकल सर्किल क्या कर जाए, वो यहाँ से दोगे एनर्जी कंजर्वेशन रोलिंग में लागू होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है तो यहाँ भी स्पीड उतनी रहेगी। ये मान लेंगे यहाँ की स्पीड या यहाँ की स्पीड क्या रहेगी। अब यहाँ पे तो जो स्पीड कितनी रहेगी ताकि ये यहाँ पे पहुँच जाए, वहाँ के लिए तो वहाँ वाली स्पीड सेम ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे कैसे डिराइव किया था, तो डायनेमिक्स मेथड से नॉर्मल को पॉजिटिव रखा था। यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड निकालने के लिए क्या रखा था हमने, वेट नीचे, नॉर्मल भी नीचे, और सेंट्रीफ्यूगल कहाँ पे, बाहर, mv²/r बाहर, और नीचे कौन सा, नॉर्मल, और नीचे mg। तो डाटा n + mg = कितना, mv²/r। n की वैल्यू क्या कर देंगे आप, तो डाटा तो ये जो है तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कौन सा ट्रांसलेशन हो या रोलिंग हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो क्रिटिकल स्पीड क्या रहती है, सेम ही रहती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट बॉटम पे जो है क्रिटिकल स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। एग्जैक्टली एनालॉग पढ़ रहे हैं, जो हमने ट्रांसलेशन में किया था उसी का एनालॉग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बॉटम पे तो निकालने जा रहे हैं, रेडी हैं सब लोग। टॉप पे क्रिटिकल स्पीड निकाल लिया, टॉप में स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों के लिए टॉप पे क्या होता है, √GR या उससे ग्रेटर स्पीड के लिए तो वैलिड होगा। बॉटम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऊपर देख लेंगे। बॉटम पे ट्रांसफर करने के लिए क्या लगा देंगे, बॉटम एंड टॉप पे तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूँ। बॉटम एंड टॉप पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूँ। बॉटम पे देखता रहेगा, एक बार अपना रिहर्सल कर लें ताकि जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिले तो आप कंफर्टेबल रूप से कर लें, क्योंकि वो वाला केस ना काफ़ी बार पूछे गए हैं कि स्लाइडिंग के लिए तो बॉटम पे कितना क्रिटिकल स्पीड देना पड़ेगा, तो √5GR √5GL हर एक बच्चे को याद हो गया। तो रोलिंग एक थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करके तो पूछा जा सकता है, ये जो बॉल को तो यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो बॉटम पे ना जो भी रफ सरफेस पे रोलिंग हो रही है, यही तो बोला बेटा कि रोलिंग में एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल होता है, क्योंकि फ्रिक्शन काम नहीं करता है, फ्रिक्शन वहाँ पे बरकरार नहीं करता। ये तो लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आउट क्या होता है, वैलिड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वो तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है। दूसरी क्लास है उस पर तो आज 2 क्लास पहले बताया गया था, तो हर एक को तुम्हें ज्ञान में देना चाहिए। 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे उठ जाएं और स्टार्ट हो जाए। अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठना छोटी बात है, किसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। वो हिमालय पर रहने वाले लोग उठ जाते हैं, तो तुम तो यहाँ पे महल में रहते हो और भी डॉक्टर बनने के लिए तो इतनी एनर्जी तो हो रही चाहिए। आज स्टार्ट हो गया। अरे तो वो थोड़ी तुम्हें बाहर तो आना ही पड़ेगा ना, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है कि हम बाहर नहीं आ पाए अरे बाहर तो आना ही पड़ेगा। अरे तो आपको पढ़ना चाहिए, आपकी उम्र में तो मैं पढ़ता था, 2:30 बजे भी उठ जाता था। सोने का तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 10-11 के पहले कोई सो जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर पढ़ने की एनर्जी है तो अपने आप 2:30-3 बजे तो नींद खुल जाता। वैसे ही जब तुम ये सोच के सोओगे कि मैं पढ़ना, जब तुम सोच के सोओगे कि हमें पढ़ना है, तो आदमी 1 घंटा भी साउंड स्लीप ले लिया तो मोर देन सफिशिएंट होता। अगर आपकी बात करो, तुम्हारी उम्र में होते थे, अगर आपकी उम्र में है, ऐसा समझ लें, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है ना, तो वो जितना मुझे याद है, मैं 7वीं क्लास में जब पढ़ता था तब 1 बजे रात तक पढ़ता था। ये हमें भी ये आश्चर्य है कि उसमें इतना 1 बजे तक मैं क्यों पढ़ता था। वो पढ़ने से ये होता था, ध्यान सुने, वो जितनी आपकी किताबें होती है ना, मतलब 7वीं क्लास में तो जितनी 7वीं की क्लास किताब है, हर एक पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ, हर एक सेंटेंस हमें याद होता था। हाँ मानता हूँ आपकी बात को, मैं मानता हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, कि मैं खेलता भी था। हाँ जी, चलिए 1 मिनट सुने। मैं ये बात अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना चाहिए जितना भी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप उसी चीज को कर रहे हैं, बट मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी चाहिए अपने आप से। और ये बेस्ट सीजन होता है, जो विंटर सीजन होता है, उसमें क्या तो मैक्सिमम आउटपुट, क्योंकि नहीं यही सीजन है। क्योंकि अगर आप 1 मिनट सुन लें, अगर आप IIT में चले जाएं, एम्स में चले जाएं, ऐसी जगहों पे चले जाएं, MAMC में चले जाएं, वहाँ पे मतलब वो रिजल्ट को देखेंगे, बच्चों से नहीं। जो एवरेज मार्क्स आता है ना, वहाँ पे सपोज किया कि पूरे कॉलेज में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, टॉप कॉलेज में, तो 500 बच्चों को एवरेज मार्क्स निकालोगे, 2 सेशन होता। एक जो है समर जो है तो सेशन होता, जो जिनका जो है तो कौन सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो जुलाई अगस्त में स्टार्ट हुआ और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। और दूसरा भी स्टार्ट होगा दिसंबर में, और कहाँ तक जाएगा वो, तो अप्रैल तक जाएगा। 2 सेमेस्टर होता। तो नंबर पता करोगे तो ये वाला सेमेस्टर में ज़्यादा आता लोगों को। दिसंबर से अप्रैल वाला सेमेस्टर में क्या आते हैं, ज़्यादा एवरेज मार्क्स आते हैं लोगों के। ठीक से चेक करने का मन नहीं करता सी ऊपर देखेंगे आप, ये रेडियस कितना हो गया, 2R हो गया। रेडियस कितना, बातचीत नहीं। हंसने का मन कर रहा है, एक बार हंसने का मन कर रहा, सब लोग जोर से हंसेंगे
हंसे सब लोग हंसे। हाँ बेटा बोलो कितना आ रहा है आंसर? √5 GR 1 प्लस बीटा आ रहा है। बेटा के टर्म्स में सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना। ऊपर देख ले, ऊपर देखेंगे, बातचीत नहीं, अब हंस लिया आपने, जो भी करना था कर लिया। सी ऊपर देखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, ऊपर हमें क्रिटिकल स्पीड पता हो चुका है, ऊपर क्रिटिकल स्पीड पता हो गया। यहाँ पे रेफरेंस ले लें, यहाँ पे रेफरेंस ले लिया तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी 7/10 mv²। यहीं पे स्पीड हमें फाइंड करना, कितनी स्पीड बॉटम पे होगी, टॉप पे mg इंटू कितना mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी 7/10 mv², 7/10 mv²। रोलिंग करता हुआ जा रहा है, यहाँ भी 7/10 mv² लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे 7/10 mv²। नीचे रेफरेंस लिया, हाँ जी ये ऊपर का v' ऊपर की स्पीड है, रेफरेंस यहाँ पे लिया, यहीं पे लेते थे आज तक। हाँ बेटा तब रखेंगे ना v' को √GR रखेंगे, v' को यहाँ पे क्या रखेंगे आप, √GR रखेंगे। ऊपर देखेंगे 7/10 mv² इजिकल टू कितना mg2r प्लस 7/10 v' की वैल्यू कितना बताया जा चुका है। तो डेट ऑफ दिस क्या कैंसिल आउट है सब जगहों से, m हटा देंगे, एलसीएम ले लेंगे 7/10 v² इजिकल टू कितना, एलसीएम ले लेंगे 10 27 GR। तो v की वैल्यू कितनी निकल गई 27/7 GR। तो 27/7 GR। तो ये काम सब लोग डिस्क के लिए कर लें, डिस्क को रोल करवा देते हैं, लाइक क्रिटिकल स्पीड बॉटम पे निकाल लें, टॉप पे तो क्रिटिकल स्पीड वही होगी, बॉटम पे एक बार जल्दी से आप लोग आंसर बता दें। डिस्क 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 है, डिस्क है, जल्दी काम करेगा। सर 11/3 GR। ओके 11/3 GR रूट में, गुड। रूट में 11/3 आ रहा है लोगों को। आपका 11/3 नहीं आया? रिंग कहा जाएगा सर √3। गुड, ऐसे अपना कर लेते, वेरीफाई कर लेते हैं कि रिंग का अपने कर लिया घर पे।
हॉलो स्फीयर का निकाल कर रख लिया, कहीं ज़रूरत है तो आप कर लेंगे एक बार, तो आपको याद रहेगा, टिक आउट कर देंगे। बहुत स्मूथ प्रोसेस है। एनर्जी कंजर्वेशन एक बार आपने सीख लिया तो कहीं भी अप्लाई करेंगे, सही सही करेंगे, आंसर आता रहेगा। जो कुछ कॉन्सेप्ट्स आने थे तो या रोटेशन मतलब सेंटर ऑफ मास तक ही आता है, फिर सेंटर ऑफ मास के बाद क्या होता है चीज़ें, तो रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है, उसी का एनालॉग पढ़ते रहते हैं कि ऐसा हमने वहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा है। 17/5 आ जाएगा ऑलवेज। क्लियर हो गया को लोगों को? तो अपने स्पीड निकालिए बॉटम पे, तो मैं ये दिख रहा है आपको कि हर एक के केस के लिए, अब वर्टिकल सर्किल पूरा करने के हर एक के लिए बॉटम पे स्पीड क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अगर रोलिंग बोल देंगे तो सबके लिए क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी। वैल्यू निकालना भी सीख लिया आपने, नॉर्मल की वैल्यू भी निकालना सीख लिया, किसी पॉइंट पे नॉर्मल निकालना तो वो भी निकालना सीख लिया। तो डिस्क में बेटा अगर डिस्क को रोल करवा रहे हैं तो बॉटम पे जो लिखेंगे 3/4 mv² और mg/2r प्लस 3/4 mv'²। v डैश की वैल्यू √gr, v डैश की वैल्यू कितनी 3/4 mv² इजिकल टू 2gr प्लस 3/4 gr 11/4 gr। बोलो बोलो, जो पूछ रहा था डिस्क का तो वो देख लें। तो कितना आ गया हमारे पास, b इक्वल टू 11/3 gr का रूट। ये डिस्क के लिए निकाल लिया गया। ऐसे आप घर पे सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। जनरल फ्रैक्शन के लिए लेंगे तो √5gr से डिवाइड कर देंगे, √5gr से डिवाइड कर सकते अगर फ्रैक्शन के लिए बोलेगा। हाँ, ये बोल रहे हैं कि दोनों केस में कंपैरिजन करने के लिए बोला कि क्या है, एक बार डिस्क को तो क्या कराया गया, रोल करवाते हुए कंडीशन बताएं, और एक बार ये स्लाइड करते हुए, तो उसके लिए तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो दोनों के रेशियो निकालते हैं कंपैरिजन करने के। कंट्रास्ट के क्वेश्चन होते हैं, कंट्रास्ट के क्वेश्चन होते हैं कि दो जगहों पे कंट्रास्ट का रेशियो पे क्वेश्चन होते हैं। समझ आई बात नहीं आई? तो दो मोशन को ऐसे आपके अंदर से तो सोच आनी चाहिए। जो क्वेश्चन बनाने वाला भी ना पूरे साल बैठ करके सोचता है कि हम किताबों में क्या दिया हुआ क्वेश्चन हम क्या पूछें, ताकि वो उसके अंदर कुछ ट्विस्ट आए, दिमाग में ट्विस्ट आए, हाँ या नहीं। तो ये पहला सेंटेंस उसके अंदर यही होता है कि दो चीज़ों में कंट्रास्ट डेवलप करें। क्या क्या कंट्रास्ट होता है, समझ आई बात है? तो कंट्रास्ट यहाँ पे एक बार रोलिंग हो रहा है, एक बार स्लाइडिंग हो रहा है। तो अकेला सिर्फ रोलिंग का पूछ लिया तो फार्मूला ही पूछा, दो लोगों के लिए पूछ लिया तो क्या हो गया, दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए, दोनों का रेशियो लेकर के फाइनल आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। तो आपने जस्ट वन मोर इन्फॉर्मेशन सुन लेंगे आप लोग। सी ऐसा दिया होगा कि अगर यहाँ से अपने रोल स्टार्ट करा, बॉटम पे स्पीड भी निकाल लिया कि बॉटम पे कितनी स्पीड से रोल करवाना शुरू करेगा, ताकि ये जो है या ऐसा यहाँ से स्टार्ट किया गया। सी ऊपर देखेंगे अब इसी केस में अगर स्फेरिकल बॉल को रोल करवाया और जो ये इसका रेडियस कितना हमारा कैपिटल आर है, ये कैसा है कैपिटल आर, तो उस कंडीशन में कितनी आ गया आंसर 27/7 g/r, 27/7 g/r का रूट। ये इतना याद हो गया सब लोगों को? अब ध्यान से देखेंगे, कुछ जगहों पे सवाल में ऐसा लिखा रहता है कि ये जो है ये रेडियस कितना कैपिटल आर है, बट जो है ये जो बॉल है उसका रेडियस उसका साइज को भी कंसिडर करना है। बॉल का साइज कितना दिया हुआ, स्मॉलर दिया हुआ, देखते रहेगा, सब कुछ वही करेंगे। जो सिलेंडर या जो भी ये सर्किल का रेडियस कितना है कैपिटल आर, बट जिस जो बॉल घूम रहा है उसका साइज को भी लेना है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ, सिर्फ ऊपर देखता रहेगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब बॉल बॉटम पे था, बॉल जब बॉटम पे था, जब टॉप पे चला गया, तो बेसिकली जब कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम लोग जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, तो मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के काम करते हैं। तो ये सेंटर के रिस्पेक्ट में घूम रहा, तो ये कितना रेडियस में घूम रहा हमारा बॉल,
ये बॉल का सेंटर ऑफ मास किस रेडियस में घूम रहा होगा? तो कैपिटल आर माइनस स्मॉलर। समझ आ गई बात? और पोटेंशियल एनर्जी में भी कितना पहले यहां पे था, अब यहां से यहां चला गया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी, कितना हाइट हो गया? R-2R। तो पहले जो 2r लिख रहे थे अब कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉलर। जो पॉइंट मास मानते तो यहां से यहां जाता था कितना हाइट होता था? 2r होता था। अब जो है अब कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है तो कहां से सेंटर ऑफ मास पे रख के काम करेंगे? तो यहां से पहले सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब कहां पे चला गया? यहां पे चला गया। तो 2r में से पूरा 2r में से तो r नीचे से r ऊपर से माइनस कर देंगे, तो 2r में से 2 स्मॉलर माइनस करेंगे तो 2 कॉमन आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉलर। 2 बाहर ले लेंगे, कैपिटल आर माइनस। समझ आ गया लोगों को? पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय बेटा, हाँ रेफरेंस सेंटर ऑफ मास पे ही लेंगे ना, यहाँ पे लेंगे रेफरेंस, यहाँ पे ले लिया सेंटर ऑफ मास पे रेफरेंस ले लिया। हाँ बेटा, जहाँ पे दिया रहेगा कि स्फेरिकल बॉल का रेडियस r दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में रेडियस के बारे में नहीं मानते हैं तो पहले वाला 27/7 g इंटू कैपिटल आर तक ही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में लिखे रहते हैं हाँ कि जो स्मॉल बॉल है तो उसका रेडियस स्मॉलर है, जो रोल करने वाली बॉल है उसका रेडियस भी दिया रहता है, तो वहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? तो कैपिटल आर माइनस जहाँ पे जो 27/7 सेम ही रहेगा, और जी कैपिटल आर जो आ रहा था अब कितना हो जाएगा आंसर? कैपिटल आर माइनस स्मॉलर, कैपिटल आर माइनस स्मॉलर 27/7 जी कैपिटल आर माइनस स्मॉलर। किसी को कन्फ्यूजन बताएगा? तो रोलिंग मोशन ऑन वर्टिकल प्लेन हेडिंग डाल देंगे, रोलिंग ऑन वर्टिकल प्लेन। इसमें क्या एग्जाम्पल आता है? टू नहीं आएगा बेटा, कट करके तो टू पहले आ ही रहा था, 2 वो आने के बाद ये तो 27/7 जी इंटू कैपिटल आर आ रहा था, यहाँ तक आ रहा था ना। अब वो कैपिटल आर नहीं होगा, कितने सर्कल में घूम रहा है? पहले कैपिटल आर में घूम रहा था तो वहाँ पे कैपिटल आर आ रहा था, अब किस में घूम रहा? आर माइनस आर में घूम रहा, तो आर माइनस स्मॉलर आएगा। क्लियर बात है ये? तो फर्दर देखो वर्टिकल प्लेन में देखेंगे क्या होता है। ये ऐसा वाला एग्जांपल आता है जहाँ पे अभी विंटर सीजन चल रहा था, विंटर सीजन में काफ़ी जो ओल्ड पर्सन वो लोग होते हैं तो वो लोग क्या करते थे, ऐसा जो है कि एक स्फेयर लिया, स्वेटर, तो स्वेटर बनाते हैं वो लोग, क्या करते हैं स्वेटर बनाते हैं, तो स्वेटर का जो उलन जो बंडल होता, उलन बंडल होता, गोल रहता है या कैसा रहता है? गोल रहता है, और उसके ऊपर जो है तो क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग निकला हुआ रहता है, उससे काम करते जाते हैं, वो अपने आप क्या करता जाता है? अनबाइंड होता जाता है, अपने आप क्या होता जाता है? समझ आती बात? ऐसे तो ऐसे कोई केस है, ऐसे कोई ले लें कि सॉलिड स्फीयर है और क्या कर रही है, उस पर तो स्ट्रिंग रैप किया हुआ और वो क्या करता है, अनबाइंड करता हुआ नीचे जा रहा है। अनबाइंड करेगा तो कहाँ खुलेगा? ये नीचे की तरफ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये जो है तो अनबाइंड करता हुआ नीचे ऐसे घूमता हुआ जा रहा है। तो फिर से यहाँ पे तो टेंशन और एक्सेलरेशन या फिर स्पीड सब कुछ फिर से डिस्कशन करना होता है। रोलिंग मोशन को पूरा यहाँ फिर से, मोशन का मतलब होता है उसकी एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करो, फोर्स के बारे में डिस्कशन करो, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्पीड, टाइम, इन सभी की चर्चा करो। मोशन का मतलब यही होता है। क्लियर बात हो गई? या ऐसा भी समझ सकते हो तुम कि सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कारपेट देखा होगा लोगों ने, कारपेट को कभी तो रखते कैसे हम लोग? रोल करके रखते हैं, और खोलना होता तो क्या करते हैं उसको फिर से ऐसे, तो ऐसे वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं? रोल करते हुआ अनबाइंड कर रहा। दोनों ऊपर इंड पकड़ दो और छोड़ दोगे तो क्या होगा? अपने आप ही ऐसे खुलता हुआ नीचे जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रोल करता हुआ अनबाइंड कर रहा हो।
रोलिंग मोशन ही हो रहा, तो कितना टेंशन होगा यहाँ पे फाइंड करना। क्लियर बात है ये कुछ भी शेप बोल सकते हैं, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। जो इस पर स्ट्रिंग रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, तो हाँ लाइट रहेगा, उस पर ऊपर जो कवर चढ़ाया हुआ तो क्या है, तो थिन है। अनबाइंड करता हुआ नीचे जा रहा है और टेंशन की वैल्यू निकालनी होती है, टेंशन, एक्सेलरेशन, स्पीड, और ये इतना डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम निकालो। जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो टाइम निकाल सकते हैं आप। ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। मान ले थोड़ी देर के लिए क्या हमारा, तो जो क्वेश्चंस में तो मोस्टली टाइम इस पर डिस्क पे पूछे गए, तो डिस्क शेप का नाम क्या ले लिया हमने, डिस्क। जिन दोनों केस कर दो, एक जनरल केस भी करता रहा हूँ और बाकी डिस्क के लिए भी करता रहा हूँ। ऊपर देखेंगे लोग क्या होगा, अनबाइंड करता हो जा रहा है, अनबाइंड करता हो जा रहा है। वेट कितना लग रहा होगा नीचे, mg। टेंशन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। टेंशन क्या कर रहा होगा उसमें, तो टॉर्क डेवलप कर रहा होगा। एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है। एक इक्वेशन ट्रांसलेशन वाली क्या बनाएंगे, mg minus t is equal to ma। और टॉर्क वाली टी इंटू आर इजिकल टू आई अल्फा। अल्फा को ए बटे आर लिखे हैं, टी की वैल्यू निकल जाएगी, तो टी इजिकल टू आई इंटू ए बटे आर स्क्वायर। आई की जगह पे कितना डिस्क है, आई की जगह पे एम आर स्क्वायर बाई टू। कैंसिल करके तो टी की वैल्यू कितना आ गया, एम ए बाई टू। टी की वैल्यू कितना आ गया हमारा, किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा। एम जी माइनस टी इजिकल टू एम ए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। एम जी इजिकल टू ए की वैल्यू कितना आ गया, हाँ जी उससे भी आ जाता है। अंतर बस इतना ही है कि इनक्लाइंड सरफेस पे जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे फ्रिक्शन रोलिंग करवा रहा था, यहाँ पे क्या करवा रहा है, टेंशन रोलिंग करवा रहा है। बस इतना ही फर्क है। एक्सेलरेशन का क्वांटम वहाँ से भी निकाल सकते हैं, वहाँ बोलते हैं ए की वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बेटा था, थीटा की वैल्यू 90 कर देते, जी अपॉन 1 प्लस बेटा, बेटा की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, आगे का मोशन डिस्टेंस कर लोगे, टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना निकाल लिया था अभी भी, तो टेंशन कितना आ गया एम जी वाई। बोले कि डिस्क का स्पीड निकालो एच हाइट गिरने के बाद, एच हाइट गिरने के बाद क्या निकालें, डिस्क जो है एच हाइट फॉल कर गया, डिस्क जो है एच हाइट फॉल कर गया, तो एच हाइट फॉल करे तो कितने एक्सेलरेशन से गिर रहा है पता है एक्सेलरेशन, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख लेंगे आप, वी स्क्वायर इक्वल टू एस, वी की वैल्यू 2 इंटू ए की जगह पे 2g/3, एस की जगह पे कितना, तो डायरेक्टली 4/3gh। ठीक है ये
बाकी जनरलाइज किसी केस में लिखना हो तो जनरलाइज लिख लो, ए की वैल्यू उतनी आ जाएगी जो इंक्लाइन प्लेन पे करा था। ए इक्वल टू कितना आया था वहाँ पे, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस बेटा। थीटा 90 कर दो तो थीटा 90 कर दो, कितना हो जाएगा ये वर्टिकल सरफेस, तो ए की वैल्यू जी अपॉन 1 प्लस बेटा आ जाएगा। जी साइन थीटा बटे 1 प्लस बेटा तो था, थीटा के जगह पर 90 रख करके तो जी बटे 1 प्लस बेटा कर लेंगे। वर्टिकल सरफेस पे अगर रोलिंग करवाना है तो ऐसा कर लोगे, टेंशन रहेगा, टेंशन की वैल्यू एम जी बाई 1 प्लस बेटा। जनरल केस में ऐसा आ जाएगा, वैसे वैसे कर सकते हो तुम। समझ आ गई बात। बाकी जो है तो वन मोर ऐसा एक्सप्रेशन भी तो कहीं पे मिल सकता है, ये वहाँ पे भी आंसर सिमिलर ही आता है बट फिनोमेना अलग होता हुआ। आंसर सिमिलर ही आता है बट जो प्रोसीड्यूर है तो अलग है, वो देख लेगा, इधर देख लेंगे। ये बोल रहा है ये मास m और डिस्क का भी मास m है। ये डिस्क का मास m है, पुली है, डिस्क है, तो ये कितने एक्सेलरेशन से तो नीचे जाएगा, ए की वैल्यू निकालना है। ये प्योर रोटेशन होगा, ये रोलिंग नहीं है, प्योर रोटेशन है, आंसर उतना ही आएगा। फिनोमेना बोल दिया कि फिनोमेना अलग है, वो बेसिकली हो रहा है ना, वहाँ भी तो ऐसे हो रहा था, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा था उसमें भी, इसमें भी क्या कर रहा है, वहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन एक ही लोग कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहा है दोनों, ये ट्रांसलेट कर रहा है और वो क्या कर रहा है, तो यहाँ भी तो फिनोमेना क्या डिस्क है सर? वो रोलिंग था, ये रोटेशन है, प्योर रोटेशन है, बट आंसर उतना ही आता है, प्रोसीड्यूर भी वैसे ही है, तो करवा दे रहा हूँ ये भी यहीं पे। हाँ जी, दोनों का मास सेम है। ये कौन सा केस है, प्योर रोटेशन, आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा। क्या इक्वेशन बनेगा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए और ऊपर टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। इक्वेशन भी वैसे बन रहा है, आंसर भी उतना ही आएगा, बट फिर प्रोसेस क्या है, दोनों अलग है। कौन सा है ये, प्योर रोटेशन है, कौन सा है ये, प्योर रोटेशन है। ये कौन सा केस है, प्योर रोटेशन वाला केस है। दो इक्वेशन इतना ही आएगा, और डिपेंडिंग ऑन हमें डिस्क लिया और रिंग भी लिख सकते हैं, तो जैसा जैसे केस रहेगा वैसे कर लोगे। और जब ये निकाल लिया था तो स्पीड निकाल लिया, वेलोसिटी और टाइम वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो आगे। ये निकालने के बाद सब कुछ निकाल सकते हैं। इक्वेशन देख लिया होगा लोगों ने, और मैं 4 से 5 बार सुबह से मैं यही कर ही रहा हूँ आपके सामने कि क्या करें आप, नीचे एम जी ऊपर टी और डब्ल्यू एम जी टी ए से जा रहा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए एंड टी इंटू आर इज इक्वल टू कितना, आई अल्फा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए रख दोगे, फिर से वैसे सोल्व करोगे, करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। आई की जगह पे तो रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 2/3g आ जाएगी। आगे निकल गए तो टी की वैल्यू निकल जाएगी। जिनको अगर लगता है कि मैं फिर से सोल्व करूं तो ऐसा देख लेंगे, एम जी माइनस टी इजल टू एम ए और यहाँ से टी इजल टू एम ए बाई 2 ऐड कर देंगे तो ए की वैल्यू 2/3g आ जाएगी। ये वैल्यू 2/3g। उससे भी कर सकते हैं, वो तो प्रोसेस हो गया ना। अगर मैं वो ऐसे पहले बता दूंगा तो तुम बोलो कैसे आता है, पहले कैसे आता है बता दिया, अब क्या कर लोगे, अगर तुम्हें मन कर रहा तो क्या कर लेंगे, जैसे हमने तो न्यूटन में करा था नेट फोर्स बाई टोटल मास, वैसे यहाँ भी कर रहे हैं। नेट फोर्स कितना हमारा है, कौन चला रहा है इसको, एम जी। तो एम जी जो ही चलाने वाला फोर्स है और घुमाने वाला फोर्स भी है, चला भी रहा है, और तो नेट फोर्स एम जी हो गया। टोटल मास से तो ब्लॉक का मास एक लेंगे और उसको भी घुमा रहा है तो उसका रोटेशनल मास ले लेंगे I/r²। क्या ले लेंगे आप,
समझ आई बात नहीं? तो 4 जगहों पे ऐसे 5 जगहों पे तो ये यूटिलाइजेशन हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू 4-5 जगहों पे क्या रहा? नेट फोर्स बाई एम जी बाई, तो क्या लिखते हैं? एम बाई न्यूटन में तो इतना ही होता था, ये छोड़ देते थे तो एम जी बाई एम नेट फोर्स बाई टोटल मास से डिवाइड करते थे। बट यहाँ पे तो रोटेशन भी हो रहा है, तो आई बटे आर स्क्वायर कर लेंगे, जो न्यूटन में जो काम करे थे वहाँ से। ये रोलिंग में भी लग जाता है, इंक्लाइन सरफेस पे भी लग रहा था। इंक्लाइन प्लेन पे कितना आ रहा था? इंक्लाइन सरफेस पे तो कितना होता है? एम जी साइन मीटर नेट फोर्स था, और टोटल मास में एम में तो उतना ही आ जाएगा। फिर से जो कर रहे थे तो वही आ जाएगा, ए की वैल्यू फिर से उतनी ही आ जाएगी। तो आपको किसी भी तरीके से याद हो जाना चाहिए। डेरिवेशन भी समझा दिया, सबको समझा देगा। तो हेडिंग डाल देंगे एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन, क्या शुरू करो आप लोग बताएं। सर आपके लिए पूछा था सर, आपने पूछा था ना। आप बताओ, पहले मैं आपका सुनना चाहता हूं। अच्छा आप क्या करवाना चाहते हैं? ये देखो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही करा दो। फ्लूइड्स कराओ, फ्लूइड्स कराओ, वही नहीं आपका काम। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अबे ग्रेविटी से समझ से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है सर। सर कंफर्म हो गया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए डाल दें। सर करंट सबसे अलग है सर, करंट सी ऊपर देखेंगे, बातचीत अब बंद करेंगे। अब सुन लें, आप पूछ रहे हैं, सुन लें। महीने के हिसाब से यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, तो यही क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फिजिक्स हमारा। ठीक है, अब जो है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर में हमारे पास क्या होता है? फ्लो इक्वेशन आता है। क्या आता है? फ्लो इक्वेशन। फ्लो इक्वेशन रे लाइक वॉल्यूम फ्लो करेगी तो लिक्विड चलेगा, करंट फ्लो करे लाइक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो क्या चलेगा? करंट स्टार्ट होगा। हीट फ्लो करेगी तो हीट करंट स्टार्ट होगा। हीट फ्लो करेगी तो क्या स्टार्ट होगा हमारा? तो हम लोग फ्लो मतलब मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो टॉपिक चूज किया जा रहा तो मतलब आगे का जो पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारा कौन सा सेक्शन पहले करें, ताकि हमें जो है कि आगे की चीज़ें पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। समझ आई बात? जैसे कुछ लोग ग्रेविटेशन बोला, तो ग्रेविटेशन अगर हम डायरेक्ट पढ़ें तब, और इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के बाद पढ़ें
तो हमारा काम आधा हो जाता है, क्योंकि जो है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट में तो कितना हमारा 80% सिमिलरिटी है, सेम काम करना पड़ता है। और जो ग्रेविटेशन से ज़्यादा केसेज कहाँ पे करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैट में करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैट अगर पढ़ते तो हमारा ग्रेविटेशन वैसे मतलब 70% काम डन हो जाता, बस रेप्लिकेट करना होता कि यहाँ पे ऐसा किया था, यहाँ पे ऐसा कर ले, तो समझना आसान होगा। तो प्लस हमारे जो प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। समझ आई बात नहीं है? और इलेक्ट्रोस्टैट में भी किसका यूज होता है? फ्लो इक्वेशन का यूज होता है। अब फ्लो इक्वेशन समझ सुनेंगे, फ्लो इक्वेशन हमें सबसे अच्छा जो है समझना, सबसे आसानी से समझ में जो आता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आता है। फ्लो इक्वेशन सबसे आसानी से कहाँ से समझ में आता है? क्यों 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 ऐसे क्यों होता है? ये इक्वेशन को हम लोग लिक्विड में भी यूज करेंगे और चार्ज में भी यूज करेंगे, करंट में भी यूज करेंगे, लिक्विड में भी यूज होगा, सॉलिड में भी यूज होगा, चार्ज में भी यूज होगा, हीट में भी यूज होगा, साउंड में भी यूज होगा, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में यूज होगा। बट जो ज़्यादा वैरायटी ऑफ केसेस कहाँ पे मिलते हैं फ्लो इक्वेशन के? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है? फ्लो इक्वेशन का एप्लीकेशन मिलता है। आसानी होती है, यहाँ पे एक बार कर लिया तो इसकी मास्टरी हो जाती है और किसी भी चैप्टर में हमें करना क्या हो जाता है, तो और कम टाइम लगता है, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है हमारी? हाई हो जाती है। समझ आई बात नहीं आई? वो फिर से जो फ्लो इक्वेशन तब हम लोग यहाँ पे एक बार यूज करेंगे तो कहीं और जगह पे आसानी से लगा सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो करने का कुछ और भी टॉपिक कर सकते हैं, बट हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हम लोग इधर की तरफ जाएंगे। ये अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ऑलमोस्ट कल का 70-80% या कंप्लीट भी पूरा भी है, तो इसी में लग सकता है। उसके बाद जो है तो फिर हम लोग तो नया टॉपिक में जाएंगे, तो ज़्यादा चांस है कि हम लोग ये कर लेंगे। हाँ, ये पूरा करंट हम लोग कर लेंगे, तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर पे आ जाएंगे। समझ आइए बात? ये वाला सेक्शन हम लोग कर लेंगे तो हमारे लिए वो सेक्शन आसान हो जाता है। और मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं जिसमें टाइम कम लगे, प्रोडक्टिविटी हमारा क्या हो, ज़्यादा मिले। प्रोडक्टिविटी क्या हो हमारा, टाइम कम लगे। यहाँ से हम लोग एक बार किस चीज़ को समझते हैं, जैसे बताया कि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लेते तो ग्रेविटेशन अपने आप डन हो जाता है। करंट पढ़ लेते तो 3-4 चैप्टर हमारा अपने आप हो जाता है। करंट पढ़ लेंगे तो कैपेसिटर अपने आप डन हो जाता है मोस्टली। और उसके अलावा तो लिक्विड भी काफ़ी कवर हो जाता है। लिक्विड भी केसेस भी क्या होता है हमारे, तो काफ़ी कवर हो जाते हैं, या और भी जगहों पे तो यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो डिपेंड करता है, नेक्स्ट टाइम आगे करते हैं इसमें।